उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जी। योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को अभी से उन चुनावों की जो संभावित मुहिम चलेगी और जो पूरा प्रोजेक्ट होगा चुनाव जीतने का, उसके केंद्र में स्थापित कर लिया है। हालांकि बहुत सारे किंतु परंतु अभी उसमें बाकी है। जी। सामाजिक स्तर पर भी कि वो सामाजिक गठजोड़ अभी भाजपा का पूरी तरह कायम है, जिसके आधार पे उन्होंने 2017 का और 2022 का चुनाव जीता था, या उस गठजोड़ में थोड़ी दरारें पड़ गई हैं। हम लोग इन विषयों पे पहले भी चर्चा करते रहे हैं। लेकिन योगी जी को हटाना, उनका जो विरोधी खेमा है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसका नेतृत्व अमित शाह के हाथों में है, वो अभी तक तकरीबन नामुमकिन रहा है। निकट भविष्य में भी कम से कम मुझे इसकी संभावनाएं नहीं दिखाई पड़ती। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी, उसमें हम लोग मोटे तौर पर इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि योगी जी ने और अमित शाह के खेमे ने दोनों ने चुनाव जीतना सुनिश्चित करने के लिए आपस में एक तरह का समायोजन निकाल लिया है और वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं। आज जो नया परिप्रेक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, उससे लगता है कि योगी जी की कोशिश जरूर है, लेकिन अभी सारी दिक्कतें इस समायोजन के लिए दूर नहीं हुई हैं। तो इसी विषय में आप अपनी टिप्पणी करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। योगी जी इसके बावजूद कि उन एक समायोजन के तहत वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक खतरा हमेशा है मौजूद कि कभी भी इस समायोजन में कोई परिवर्तन भी हो सकता है। योगी जी इस बात को जानते हैं, इसलिए योगी जी हमेशा अपने को ऐसा प्लेस करने में पॉलिटिकली लगे रहते हैं कि उनकी अपरिहार्यता बनी रहे उस पोजीशन में। और जो आपने कहा उससे वही अर्थ निकलता है कि ये तो सही है कि अभी फिलहाल काम करने के लिए एक सामंजस्य उनमें है और चुनाव लड़ते समय वो सामंजस्य उनमें रहता है। लेकिन जो राजनय है उसकी जो एक ज़रूरत है, उसके लिहाज से भी ये भी है कि अगर इसका कोई एक स्वस्थ विकल्प उनके पास कभी भी होगा, या वो अपने जिन लोगों के बीच वो ये फैसले करते हैं, वहाँ अगर इस चीज़ को समझाने में सफल रहे, तो वो उस पर भी ऑप्शन पे जा सकते हैं। योगी जी उसको रोकने की कोशिश करते हुए हमें मिल रहे हैं, वो मिलेंगे। वो इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे जो ऐसे लोग जो उनके लिए आप कह सकते हैं विघ्न संतोषी लोग हैं, जो वो चाहते हैं कि वो उनकी जगह खाली हो और उस जगह शायद उनको मौका मिल जाए। ऐसे लोगों के लिए वो हमेशा अपने को इस परिस्थिति में दिखाते हुए मिलते हैं कि उनको जैसे कोई समस्या नहीं है, और ये दिखाने की कोशिश में वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसमें और ये आपके मध्य तक चला जाता है जब ये बेल्ट शुरू होती है जो मैनपुरी, इटावा वगैरह वाली आपके घर की बेल्ट, ये रोहिलखंड वाली बेल्ट शुरू होती है। यहाँ से फिर प्रतिवाद शुरू होता है, वरना ये जो पश्चिम की बेल्ट है इसमें बीजेपी बड़ी सहूलियत में दिखती है और उसका रिकॉर्ड भी यहाँ बहुत अच्छा रहा है। यहाँ सामाजिक घनत्व उसके पक्ष में है। आश्चर्यजनक रूप से यहाँ जो पिछड़ी जातियाँ हैं और उसमें दो खासकर लोधे राजपूत और सैनी, ये जो दो समाज के हिस्से हैं, ये जो अदरवाइज जो है पीडीए या उसके साथ होना चाहिए इनको लॉजिकली, लेकिन वो यहाँ पर बीजेपी के साथ बहुत समय से, बहुत ताकत से इनके साथ है। उनके एक प्रमुख नेता कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर भी रहे और उनका बड़ा प्रभाव रहा है बीजेपी में भी, वैसे भी सामाजिक तौर पर भी। एक समय में मुलायम सिंह और वो साथ आ गए थे, लेकिन उनकी मुसलमानों में जो उनको उनके प्रति एक स्थिति है, उसको लेके बाद में वो चीज़ आगे नहीं बढ़ी और फिर वो वापस हो गए। लेकिन जो उनका मतदाता संवर्ग है लोधे राजपूत का और सैनी समाज का, उसमें जो है बीजेपी की सेध अब बहुत गहरी है। उनके जो पुत्र हैं और उनके पौत्र हैं कल्याण सिंह जी के, वो सब उनके फोल्ड में एक बड़ी भूमिका निभाते ही रहते हैं। उनके पुत्र इस बार लोकसभा नहीं जीत पाए, लेकिन पौत्र उनके मंत्री हैं और इस तरह की भूमिका एक उनके समाज में उनकी उपस्थिति लोध समाज में बनी हुई है। सैनी के लिए ये है कि हरियाणा में अब सैनी चीफ मिनिस्टर हैं, तो जो यहाँ पश्चिम में सैनी समाज में उनकी उपस्थिति रही है, वो वहाँ उससे और प्रगाढ़ हो गई है। जाट समाज और मुस्लिम समाज में जो दंगा हुआ था मुजफ्फरपुर का, उसके बाद एक भारी समर्थन बीजेपी को मिला था। उसमें तो जरूर डेंट लगा है, सिर्फ यही एक हिस्सा है जिसमें एक थोड़ा डेंट है किसान आंदोलन की वजह से। जाट समाज में ओवरऑल एक डिसकंटेंट है, वो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाबी जट में भी मौजूद है।
लेकिन उसकी भरपाई वो बाकी चीजों से कर लेते हैं कि क्योंकि यहाँ दलितों में एक भारी बंटवारा है। यहाँ मायावती जी की पार्टी भी बड़ी स्ट्रांग है आगरा तक, और वो जब अपना वोट पाती है तो ये बीजेपी को अच्छी मदद उससे हो जाती है, क्योंकि ये वोट अगर विपक्ष के खेमे में जाए तो उनको ताकत दे सकता है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला जो ध्रुवीकरण है, चूंकि मुस्लिम की आबादी भी बड़ी साइजेबल है, तो यहाँ ज्यादातर और दंगे वंगे की परंपरा यहाँ बहुत पुरानी है, बहुत उसका इतिहास है, बहुत उसकी कहानियां हैं, कथाएं हैं। एक दूसरे समाज में एक दूसरे के खिलाफ जहर भरने के लिए बहुत मटेरियल यहाँ उपलब्ध है। इसलिए ये बेल्ट तो उनकी बड़ी स्ट्रांग है। उनको समस्या शुरू हो जाती है जब रुहेलखंड आता है, और उसके बाद फिर बुंदेलखंड आता है, और सेंट्रल यूपी आता है, और अवध आता है, और फिर उसके बाद पूर्वांचल आता है। ये इलाके जो हैं ये लोकसभा में वाटरलू साबित हुए थे, और इसमें जो है अभी भी विपक्ष को अपने लिए बहुत संभावनाएं दिखती हैं। तो बीजेपी, आरएसएस और इनका जो सारा गणित है वो इस पर बहुत केंद्रित है कि इसमें कैसे सेंध लगाए। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये किया कि एक कुर्मी समाज के पूर्वांचल के एक धनी व्यापारी जो कई बार के सांसद हैं, 6 से 7 बार, और कुर्मी समाज में उनकी एक अपनी प्रतिष्ठा इसलिए भी है कि वो एक बड़े उद्योगपति हैं, और इसलिए भी है कि वो कई बार से वहां सांसद हैं जहां चारों तरफ सवर्णों का बोलबाला है। तो और कुर्मी समाज इधर के पूर्वांचल में तुलनात्मक रूप में यादव के बरक्स पिछड़ी जातियों का एक बड़ा समर्थ समाज है, और उसके बड़े बड़े वहां नेता हुए हैं। बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, एक जमाने में वो कांग्रेस में चले गए थे, तो कांग्रेस को इस पूरी पट्टी में अच्छी खासी सीटें मिल गई थी, वो रिकॉर्ड सीटें थी, उतने उनके एमएलए नहीं थे जितने एमपी हो गए थे। तो वो एक समर्थन था, और वो समर्थन जो है उसको इस बार अखिलेश ने उसमें से एक हिस्सा बांट लिया था। बस्ती में टिकट दिया था, अन्य जगहों पर भी टिकट दिए थे, और वो लोग जीते भी। अब उसको वापस लाने की कोशिश बीजेपी इस एरिया में कर रही है। तो अगर पिछड़ी जातियों में वो एक और इसमें एक समूह है जो बहुत प्रभावशाली है उत्तर प्रदेश में, वो है मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, ये सब एक इनका सामाजिक समूह है। ये भी एक बड़ा समूह है। इसमें भी बीजेपी का पहले बड़ी पैठ थी, क्योंकि ये मतलब रुहेलखंड और पश्चिम में और मध्य उत्तर प्रदेश में यादवों के बरक्स ये दूसरी जाति है जो संख्या में उनका मतलब इन दोनों में आपस में थोड़ा तनाव रहता है, और उसको बीजेपी अब तक इनकैश करती रही थी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इत्यादि नेताओं के उभरने से और मौर्य समाज में इन जनरल थोड़ा सा ओबीसी वाला रुख आने से, उनके भी बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख के मैदान में आ गए हैं, तो उससे ये परिवर्तन हुआ था कि उसमें भी विपक्ष की लहर थोड़ी बहुत पहुंच गई थी, और पीडीएम को उससे भी मजबूती मिली थी। बीजेपी जो उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना रखा है मौर्य जी को, उनके जरिए उसमें कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो बीजेपी बड़े रणनीतिक तौर पर पिछड़ी जातियों के जो करीब आधी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसके उसके ढांचे में पेनिट्रेट करने के लिए और हर समाज से अपने लिए ज्यादा समर्थन निकालने के लिए बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। योगी जी के होने से यह है कि ब्राह्मणों में थोड़ा, ब्राह्मण नेताओं में, ब्राह्मण पत्रकारों में, ब्राह्मण ब्यूरोक्रेसी में, और आप कह सकते हैं ब्राह्मण विमर्श में थोड़ा डिस्कंटेंट पैदा हुआ है इस बीच। लेकिन जो एक पूरा समाज है अभी उसमें बीजेपी को लेकर कोई डिस्कंटेंट उस तरह से नहीं है। इंडिविजुअल योगी जी की भूमिकाओं से उनमें डिस्कंटेंट है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी पूरे सकल समाज में उसका कोई बहुत असर हुआ हो ऐसा नहीं प्रतीत होता। सक्रिय समाज में उसका असर जरूर है, और वो प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहते हैं, और वो चीज हमारे सामने है। तो लेकिन ये प्रतिद्वंदिता रहती है उत्तर प्रदेश में, हमेशा से है, पर्टिकुलरली इन दो जातियों में, राजपूत और ब्राह्मण में। बहुत सारे राजनीति के मामलों में जब कांग्रेस का जमाना था तो उसमें भी ये चलता रहता था, लॉबियां तब भी थी, और एक दूसरे की जगह एक दूसरे को लाने वाने की कोशिश, एक दूसरे की कमियां निकालने की कोशिश, वो अभी भी नजर आती है। क्योंकि एक स्थिरता सी बन रही है बीजेपी की सरकारों की 2 बार से जीत जाने के बाद, और प्रदेश की सबसे प्रमुख पार्टी हो जाने के बाद ये बनी हुई है। ऐसे में योगी जी जो है वो एक दूसरे तरह का उनका औरा है, वो है उग्र हिंदुत्व का। उनके राज्य में उन्होंने बहुत सारे फ्रिंज एलिमेंट्स को यहाँ गाजियाबाद से लेके आगरा तक छोड़ रखा है, बुलंदशहर, इन सारे पश्चिम में, जिसमें पहले भी उनका मैं कह रहा हूँ कि
ताकत अच्छी है। ये लोग रोज वीडियो बनाना, भारी गाली गलौज वाले बयान देना, लगभग दंगे के लिए उकसाना। एक यति नरसिंहानंद हैं, उनके तो रोज ही कुछ न कुछ बयान ऐसे आते रहते हैं। वो तो आईसिस की तरह संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी ये जिस तरह की जो अतिवादी चीजें होती है वैसी बातें कर रहे हैं, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आश्चर्यजनक ये है, जब तक हिंसा विंसा न हो जाए, बहुत मीडिया हमला न हो जाए, तब तक ये गिरोह जो है जो मन में आए सो कर रहे हैं, और इनके मतलब बाकायदा एकदम हिंसा का खुला आह्वान। आश्चर्य होता है इस देश में न्यायपालिका वगैरह पर और मीडिया पर भी, कि सर्वोच्च न्यायालय तक उमर खालिद को एक ऐसे बयान पर जिसमें कुछ भी उस तरह का नहीं है, 5.5 साल जेल में रखने के बाद रहम करने को तैयार नहीं है, और 1 साल के लिए उसने फिर बढ़ा दिया। और यहां गाजियाबाद से लेके आगरा तक दर्जनों फ्रिंज एलिमेंट, मां की गाली, बहन की गाली, कत्लेआम, तलवार से काट देंगे, बम से उड़ा देंगे, गोली लगा देंगे, ऐसे वीडियो रोज जारी कर रहे हैं। कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं हो रहा है, और पूरा प्रशासन उनकी रक्षा कर रहा है, और लगता नहीं है कि इस देश में कोई न्याय की कोई प्रणाली का कोई मतलब उसको क्या कहा जाए, इतना शर्मनाक है, खुलेआम हो रहा है। ऐसा तो मुझे शक है कि कहीं दुनिया में इस तरह से हो और कोई कानून उसमें काम न कर रहा हो सकता है कुछ लॉलेस अफ्रीकी देश हैं जिसमें सरकारें ही नहीं है, उनमें ऐसा हो रहा हो, लेकिन ये तो टू मतलब असंभव है, लेकिन ये चल रहा है। तो नहीं, योगी जी आपने जो चित्रण किया वो बिल्कुल आप ठीक किया, और मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ।